हेलो दोस्तों, स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संविधान के सभी अनुच्छेद को देख रहे थे, जिसमें हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें भाग 1 में स्टेट और यूटी को हमने पढ़ा, दूसरा भाग दोस्तों नागरिकता और तीसरा मौलिक अधिकार को हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। दोस्तों, जो डीपीएसपी है वो प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों, यदि डीपीएसपी का यदि उल्लंघन होता है तो आप इसमें रिट जारी नहीं कर सकते हैं। केवल एक मौलिक अधिकार ही ऐसा है जिसमें आप उसके उल्लंघन होने पर आप रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 के अनुसार और हाई कोर्ट से आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी कर सकते हैं। दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी है, यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 की यदि बात करें दोस्तों, भाग 4 में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक इसे कहा गया है। दोस्तों, इसे लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया है। मतलब दोस्तों, इसमें यह है कि मूल अधिकार में पिछले भाग 3 की बात किया जाए तो जो मूल अधिकार था दोस्तों और राज्य के विरुद्ध था, लेकिन दोस्तों यह राज्य को समर्पित है। मतलब हर एक काम यह राज्य के अंतर्गत आता है, इसमें राज्य कोई भी काम करेगा। एक महत्वपूर्ण केस है दोस्तों, याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 के अंतर्गत आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बराबर है। इसका मतलब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू। हमने अभी बताया कि दो मौलिक अधिकार मतलब राज्य के विरुद्ध था और डीपीएसपी जो है राज्य के पक्ष में है, तो एक दूसरे के पूरक हुए। इसमें पहला अनुच्छेद देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 36। इसमें राज्य भाषा को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 37 की बात करते हैं, डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियों को बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 38, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। मतलब जो भी व्यवस्था यदि राज्य करता है तो वह समाज को आर्थिक राजनीतिक न्याय को प्राप्ति के लिए करेगा और यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ऐसा ही न्याय करे ताकि लोक कल्याणकारी राज्य हमारा निर्माण हो सके, समाज को आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए। 39 आर्टिकल में दोस्तों क्लॉज ए, बी, सी, डी 4 क्लॉज है, जिसमें क्लॉज ए और क्लॉज डी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। क्लॉज ए में कहा गया है कि सभी स्त्री और पुरुषों की आजीविका के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और वहीं क्लॉज डी में बात किया गया है कि सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। क्लॉज बी की बात किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से होगा जिससे सभी को लाभ हो। क्लॉज सी की बात किया जाए तो आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 39A। हमने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, जहाँ भी कैपिटल ए की बात आती है उसका मतलब वह मूल संविधान में नहीं था, यह संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है। तो वहीं 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1976 के तहत आया, लेकिन लागू हुआ 1977 में। इसमें क्या कहा गया कि निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कानून फ्री में प्राप्त हो, फ्री लीगल एड। इसे प्रभावी बनाने के लिए 1987 में एक और एक्ट आता है जिसे नालसा कहते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और यह दोस्तों 9 नवंबर को लागू होता है, इसलिए 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कहता है कि जो ग्राम पंचायत है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। सॉरी स्टूडेंट, हाँ दोस्तों, हम आर्टिकल 40 तक रहे थे, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और जो दोस्तों ये आर्टिकल 40 है, यह मूल संविधान के अंतर्गत ही है। इसका मतलब है 26 जनवरी 1950 को ही आया। और यदि बात किया जाए कि राज्य में कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, तो किया भी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को ग्राम पंचायत का गठन किया गया। नोट याद रखिए दोस्तों, नोट में यह लिखा गया है कि जो ग्राम पंचायत है वह गांधी जी के ग्राम स्वराज के तर्ज पर आधारित है।
आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य सभी को, हमने पहले बताया कि दोस्तों जो डीपीएसपी है वो सभी राज्य काम करेगा उसमें, तो ध्यान दीजिए, राज्य सभी को शिक्षा, काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कहा गया है कि यदि कोई महिला गर्भावस्था है और उसे प्रसूति का समय आ चुका है तो उसकी प्रसूति में सहायता राज्य करेगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्त करेगा। आर्टिकल 43B राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा, जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के तहत सहकारी समिति में है। यह दोस्तों इसका उल्लेख 43B 9th अब भाग 9 में भी किया गया है और आर्टिकल 19 में भी किया गया है। आर्टिकल 44 इसको हमने बताया था दोस्तों, 4 और 4 दोनों समान है, तो ये समान से याद करवाया था कि यह समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा, मतलब राज्य सभी के लिए समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार के नियम एक जैसे होंगे। पहले इसमें क्या होता है दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम, मतलब यदि कोई मर्डर करता है, हिंदू करे या मुस्लिम करे, तो एक ही सजा का प्रावधान है। लेकिन विवाह की बात किया जाए, तलाक की बात की जाए, गोद की बात किया जाए या उत्तराधिकार की बात किया जाए, तो इसमें हिंदुओं में विवाह कृति अलग है, मुस्लिमों में विवाह कृति अलग है, तलाक के विवाह हिंदुओं में अलग है, मुस्लिमों में अलग है। तो इन सब व्यवस्थाओं को एक समान लागू करने के लिए आर्टिकल 44 की मांग उठ रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है और बाल्यावस्था की देखभाल वह राज्य के अंतर्गत है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण युक्त भोजन, मादक पदार्थों का सेवन पर रोक, मतलब राज्य कहता है कि राज्य चाहे तो पोषण युक्त भोजन प्रदान करे और मादक पदार्थों पर रोक लगाए। इसके लिए जैसे बिहार है वह शराब पर रोक लगाकर मादक पदार्थों पर रोक लगा चुकी है, वहीं यदि हर एक प्रदेश चाहे तो शराब को बैन कर सकता है, लेकिन यह राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य का मन करे तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत दोस्तों गौ हत्या आती है, कृषि पशुपालन आते हैं। आर्टिकल 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण करेगा, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो ये कहा गया है करेगा, तो उसने किया भी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक, मतलब जो आर्टिकल 49 है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो हमारे धरोहर हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान जो है उनका संरक्षण राज्य ही करेगा। कहीं भी आप धार्मिक स्थल जो राष्ट्रीय स्मारक है, पुराने वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर सिक्योरिटी लगी रहती है राज्य की तरफ से, तो आर्टिकल 49 के तहत ही सिक्योरिटी लगी रहती है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण कर रहा है। आर्टिकल 50 की बात की जाए तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करती है। आर्टिकल 51 की बात की जाए तो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक बेस या आधार है। दोस्तों दो लोगों ने डीपीएसपी के बारे में कुछ अपना कथन कहा है, उन कथनों को देखते हैं, जिसमें पहले आते हैं प्रोफेसर केटी शाह। इन्होंने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा ना कि डीपीएसपी का कोई भी रूल है तो मन करेगा तो राज्य करेगा, मन करेगा तो नहीं करेगा, मतलब भुगतान बैंक की इच्छा पर है, मतलब राज्य के मन पर है, मन करे तो बदलाव करे राज्य में या ना करे। सर आर जेनिंग्स कहते हैं कि डीपीएसपी को पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाग 4 ये, जिसमें कहा गया है मूल कर्तव्य के बारे में। इसका अनुच्छेद आता है दोस्तों 51A। यह सरदार सरोवर सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन 1976 से भाग 4A में जुड़ा। यह सोवियत संघ से लिया गया है। प्रारंभ में यदि बात की जब मूल कर्तव्य की वह 10 थे, लेकिन मूल संविधान में नहीं दोस्तों, यह संशोधन से प्रारंभ में 10 थे, जो 11वां आया
86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत से जुड़ा। वर्तमान में अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ट्रिक से आप सभी 11 मूल कर्तव्यों को ध्यान में रख सकते हैं। ट्रिक है ए से के तक, यानी ABCD। ए फॉर देखिए, याद रखिए, ए फॉर एंथम, बी फॉर ब्रेव, सी फॉर कंट्री, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर इक्वलिटी, एफ फॉर फैंसी कल्चर, जी फॉर ग्रीन, एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, आई फॉर इनकम, जे फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी एंड के फॉर नॉलेज। इनमें हम सभी को नंबर वाइज देखते हैं। एक बार फिर से बता दें। ए फॉर एंथम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है। इसमें बहादुरी से रिलेटेड है, इसमें देश से रिलेटेड है, डिफेंस रक्षा प्रणाली, इक्वलिटी समानता, फैंसी कल्चर की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें देश की सामाजिक संस्कृति के बारे में बताया गया, मतलब समाज संस्कृति के बारे में। ग्रीन पर्यावरण से रिलेटेड है। ह्यूमन साइंटिफिक मतलब यह मानववाद से रिलेटेड है। इनकम की बात किया जाए तो यह आय से रिलेटेड है। ज्वाइंट एक्टिविटी की बात किया जाए तो यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास से रिलेटेड है। नॉलेज की बात किया जाए तो यह ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान मतलब शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। अब बारी बारी देखते हैं दोस्तों। ए में क्या कहा गया कि ए में कहा गया कि जो सभी नागरिक संस्थान का पालन करें, सभी नागरिक संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का पालन करें। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं भी राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं है लेकिन राष्ट्रीय गान का उल्लेख है। बी की बात की जाए तो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना है। सी की बात की देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा स्वयं करें। डी देश की रक्षा सेवा करें। ई देश में समरसता मतलब समान बंधुत्व की भावना को बनाए रखें। एफ देश में सामाजिक संस्कृति को समझें। जी प्राकृतिक पर्यावरण, ग्रीन फॉर जी। एच साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। आई फॉर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। जे फॉर व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें। के फॉर माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध करवाएगा। मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर मतलब जो हमने बताया था स्टार्टिंग में प्रवर्तनीय के बारे में, वही है कि मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप कोई भी रिट जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत, जो अभी हमने बताया, मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत नामक शब्द का उल्लेख नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति आर्टिकल 52। अब हम दोस्तों भाग 5 में आ गए हैं। भाग 5 में सबसे बड़ा भाग है। इसमें कुल 100 अनुच्छेद हैं जो कि 52 से 151 तक हैं। जिसमें हम पहले अनुच्छेद 52 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 53 ही कहता है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में। आर्टिकल 55 चुनाव की विधि के बारे में। आर्टिकल 56 कार्यकाल के बारे में राष्ट्रपति के। आर्टिकल 57 क्या राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है, उसके बारे में। आर्टिकल 58 की बात की जाए तो राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में। आर्टिकल 59 की बात की जाए तो उसके शर्तों के बारे में। आर्टिकल 60 की बात की जाए तो उसकी शपथ। और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट महाभियोग, जो कि महाभियोग महान देश मतलब अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग तब एक ही कंडीशन में लग सकता है दोस्तों, एक ही अधिकार है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। दोस्तों जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की यदि वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख की बात किया जाए तो राष्ट्रपति होता है। नोट याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री ये सभी लाभ के पद नहीं है। इनका मतलब दोस्तों ये जो कहा गया है योग्यताएं कि आर्टिकल 58 में योग्यताएं कहा है कि राष्ट्रपति के चुने जाने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यताएं के अंतर्गत कहा गया है कि 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो लाभ के पद में कोई गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। लेकिन
उस लाभ के पद में यदि बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मंत्री का पद, ये सभी पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा। तो दोस्तों तो जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए एमपी भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत एमपी भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत एमपी शामिल नहीं होते हैं इसलिए क्योंकि इनको कौन शामिल, ये जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, ये केवल राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है और राष्ट्रपति के ही चुनाव में होने हैं, इसलिए इनको मनोनीत नहीं किया जाता है। निर्वाचित एमएलए की बात की, मतलब निर्वाचित एमएलए शामिल होते हैं जो कि राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो 70वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसमें कहा जाता है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन का तरीका। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। निर्वाचन के तरीका की बात की जाए आर्टिकल 55 में, तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष चुनाव को देख ले तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जो जनता होती है, जनता लोकसभा एमपी मतलब सांसद को चुनती है, सरपंच को चुनती है, एमएलए को चुनती है, मतलब डायरेक्ट इनको वोट देती है और इनको सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जनता जो है एमएलए का चुनाव करेगी, एमएलए सरपंच लोकसभा का चुनाव करेगी, लेकिन जो इसमें हमने एमएलए का टेस्टिंग कर लिया, मतलब चुनाव कर लिया, तो ये जो एमएलए हैं वो अब राज्यसभा के एमपी का चुनाव करेगा। मतलब ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हमने जो चुना है ये उनके ऊपर निर्भर है, अतः अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति है। यह एकल संक्रमणी पद्धति के अंतर्गत आता है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो ये गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान का मतलब दोस्तों कि कोई भी चुनाव किसी को भी दे सकता है। जैसे कि देखिए राज्यसभा एमपी चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव करने के लिए होता है, लेकिन यह खुला होता है। खुला का क्या मतलब है दोस्तों? खुला का मतलब ये है कि यदि आप बीजेपी के हैं और आपका उम्मीदवार जो सामने एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो अभी बीजेपी का है और दूसरा कांग्रेस का है, लेकिन जब खुला पद्धति है दोस्तों तब बीजेपी वाला बीजेपी को ही देगा, ये फिक्स है। लेकिन जब बंद है, मतलब राष्ट्रपति की बात की जाए गुप्त प्रणाली है, गुप्त प्रणाली में होता है कि बीजेपी को भी दे सकता है, बीजेपी कांग्रेस को भी वोट दे सकता है। जो मतलब जो उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं लोकसभा पार्लियामेंट, राज्यसभा पार्लियामेंट उनके, तो गुप्त मतदान मतलब बीजेपी कांग्रेस को भी दे सकता है, बीजेपी को भी वोट दे सकता है। राज्यसभा एमपी चुनाव का मतलब जब राज्यसभा के एमपीओ का चुनाव जो होता है और प्रत्यक्ष चुनाव होता है खुला होता है, मतलब इसमें फिक्स होता है कि जो बीजेपी का नेता होगा बीजेपी के ही वोट देगा और जो कांग्रेस का हो कांग्रेस को ही वोट देगा। दोस्तों ये थी आज आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का लिंक मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।